Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हमने अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप किया है। आज इसी सिलसिले का एक और लेक्चर हम स्टडी कर रहे हैं और आज देखेंगे कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर, जो कि आगे जाकर आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। इस स्टैटिस्टिक से आप पहले से वाकिफ हैं कि ये वर्ड क्या है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं कि स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, यानी किसी सैंपल से जो आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक। अब उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं, यानी वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू सैंपल से कैलकुलेट हुई है। ऑब्वियसली ये बात आपके माइंड के अंदर होगी कि हम बहुत से सैंपल्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी हम जब सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो एक सैंपल नहीं होता, वो बहुत से सैंपल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। हमारे पास सैंपल्स की तादाद बहुत सी हो सकती है और जब सैंपल्स की तादाद बहुत सी होगी तो फिर हम, इसका मतलब है कि वहां से बहुत सी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कैलकुलेट होंगी। उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब हम स्टडी करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जरा गौर करना आपने इसके वर्डिंग के ऊपर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, चूंकि स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल से आता है, इसलिए वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है वो हर सैंपल से कैलकुलेट हो रही है। सो वो सारी की सारी वैल्यूज जो है जब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होंगी तो इसलिए उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और वो जो भी स्टैटिस्टिक होगा, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टैटिस्टिक हो सकते हैं जिनसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करते हैं। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सैम्पलिंग प्रोसेस के तहत आ रही हो। जरा देखिए, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक क्या है? इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ये बात यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जितने भी पॉसिबल सैंपल्स जनरेट होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि विद रिप्लेसमेंट केस में ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहां पर क्या वो बात कर रहा है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स से जो स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट करते हैं, जरा अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को। हमने इससे पहले सिंपल ये किया कि टोटल सैंपल्स की लिस्ट बना ली कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर फर्ज कर लें 16 सैंपल्स जनरेट हो रहे हैं तो हमने सीरियल नंबर लिखा और वहां से 1 से लेकर 16 तक आगे सैंपल्स को जनरेट कर लिया, चाहे सैंपल साइज 2 हो या सैंपल साइज 3 हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि उन्हीं 16 सैंपल से जो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट हुआ उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। यानी उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली वो क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी अगर आप हर पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक से अगेंस्ट आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं। ठीक है, सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कीवर्ड के तौर पर याद रखना है, लेकिन एक्चुअली जो उसकी सेंस बन रही है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इससे पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह जनरेट होती हैं कि नंबर्स को हम उनकी प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट पुट अप करते हैं। यानी जब आपके पास नंबर्स होते हैं और नंबर्स के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है और जब आप उसकी टेबुलर अरेंजमेंट बनाते हैं तो दैट टेबुलर अरेंजमेंट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ सीरीज। ठीक है, सो अब यहां नंबर्स कौन से होंगे? वो होंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक होंगे जो हमने कैलकुलेट किए होंगे, लेकिन एक सिचुएशन में एक ही स्टैटिस्टिक होगा, ये बात आपने याद रखनी है। सो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट होगा हर सैंपल से, नंबर 1, और फिर उन स्टैटिस्टिक के लिए हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑप्शंस कौन सी हैं कि हम कौन कौन से स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास मीन हो सकता है,
हमारे पास प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। मीन का मतलब ऑब्वियसली आप यहां पर एक्स बार कहेंगे, क्योंकि आपको याद है कि जब पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो म्यू होता है, और जब किसी पर्टिकुलर सैंपल से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्स बार होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और भी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो सकती है, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस किस टाइप की हो सकती है, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए हम कौन कौन सा स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस जो है वो मीन हो सकती है, वो प्रोपोर्शन हो सकता है, वो वेरिएंस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मीडियन हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बना सकते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन बना सकते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस बना सकते हैं, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियन बना सकते हैं। इसके अलावा हम जब मीन की बात करेंगे तो यहीं से आगे आपकी जनरेशन बिल्टअप होती है, दैट इज फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स। यानी जब आपके पास दो सैंपल्स आ जाएं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन से आप दो सैंपल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ सैंपल्स जनरेट करें, तो वहां से डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन भी हो सकता है, और यह सिलसिला आगे की तरफ चलता रहेगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जी, नेक्स्ट है आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने सैंपल मीन के हवाले से अगर आप देखना है, अभी पिछले बोर्ड पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें से एक ऑप्शन जो थी वो मीन की थी। यानी आप सैंपल से मीन को कैलकुलेट, यानी एक्स बार को कैलकुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट वो क्या कहलाती है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के हवाले से क्या है, ये आपने याद रखना है कि हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप सैंपल्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट मीन, जिसको हम एक्स बार यहां कहेंगे, फॉर ईच सैंपल। यानी आपने याद रखना है, जरा प्रोसीजर को माइंड के अंदर रखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको ये बात सारी की सारी समझ में आ जाएगी। यानी हम बात कर रहे हैं कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैसे बन रही है। सबसे पहले पॉपुलेशन है, सैंपल साइज है, उन दोनों को कंसिडर करते हुए आपने टेक्निक देखी कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट है, और फिर उसके बाद हमने हर सैंपल के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें हर सैंपल के लिए सैंपल मीन यानी एक्स बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सैंपल्स को कैलकुलेट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद, हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल मीन फॉर ईच सैंपल। अब वो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज हैं आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, 16 होंगी, 20 होंगी, 24 होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी। वहां से फिर क्या करेंगे, आप मेक करेंगे मेकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी वो जो सैंपल मीन्स आपने कैलकुलेट किए हैं हर सैंपल के लिए, उनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप जनरेट करेंगे। ये मैंने स्टेप्स आपको बताए यहां पर। सो इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए वही बात हो रही है यहां पर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, ऑफ मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल्स। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक के तहत जो डिजाइन आपने जनरेट किया है उसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स को आप जनरेट करेंगे, फिर उसका मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और वो किसके लिए होगी, n ऑब्जर्वेशंस होंगी,
दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी उस पॉपुलेशन का मीन म्यू है और उस पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सो इसका मतलब है आपको यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं कि जब आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की बात हो रही है तो एक बात है डिजाइन, कि कौन सा डिजाइन है, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ऑल पॉसिबल सैंपल्स होंगे, और हर सैंपल के लिए फिर आप आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी आप हर सैंपल के लिए, यानी ये जो ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाने के बाद आपने कैलकुलेट करना है मीन, और फिर वहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगी। दैट टेबल जिसको हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, क्योंकि उस टेबल के अंदर सैंपल मीन्स का, जरा गौर करना है मेरी बात पर, कि सैंपल मीन्स का आगे जो पोर्शन कवर हो रहा है उसमें उनकी प्रोबेबिलिटीज मेंशन्ड है, यानी हर पर्टिकुलर सैंपल मीन के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड है। सो टेबलर अरेंजमेंट ऑफ, जरा गौर करना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के ऊपर, ठीक है। द टेबलर अरेंजमेंट ऑफ सैंपल मीन्स along with their probabilities is called sampling distribution of sample means. So be careful कि आपने वर्डिंग की जो इंटरसेक्शंस आ रही हैं उसमें एक जैसे वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज की, किसी पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक की। अब चूंकि हम सैंपल मीन को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसी हवाले से इसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के हवाले से मजीद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सिंबल्स, यानी जब आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को याद रखना है। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं वो जरा गौर से देखिए। हमारे पास सिंबल्स हैं जी म्यू, जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन, इसके अलावा सिग्मा स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह सिग्मा होगा, इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। देन कैपिटल एन, number of elements present in population। ठीक हो गया। इसी तरह ये सिंबल्स जो हैं वो रीजनरेट होती हैं सैंपल्स के हवाले से, कि जब हम सैंपल्स की बात करेंगे तो फिर हमारे पास x बार आ जाएगा, दैट इज सैंपल मीन। फिर उसके बाद एस स्क्वायर, दैट इज सैंपल वेरिएंस, और देन ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है, ब्लू में मैं लिख रहा हूं म्यू एक्स बार, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू एक्स बार इज मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। ये सुनने में और
पढ़ने में और लिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है आपको, लेकिन अगर आप इसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन बिल्टअप नहीं होगी। क्या है जी? म्यू एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। यानी आपने क्या किया हुआ है कि जो सैंपल्स जनरेट किए हैं, हर सैंपल के लिए जो मीन कैलकुलेट किया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है, उस टेबल से जो मीन कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन इज म्यू एक्स बार। ये याद रखना है, एक्स बार जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, इसको मैं अलग से यहां पर मेंशन कर रहा हूं, म्यू एक्स बार। ये एक्स बार जो है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है जी। सो इस हवाले से आपने ये याद रखना है कि म्यू एक्स बार को आपने अंडरस्टैंड करना है विद द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि ये म्यू से रिलेटेड है, इसलिए उसका जो पूरा नाम होगा वो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स होगा। यानी सैंपल मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, वहां से आप जो टेबल जनरेट करते हैं, उस टेबल का मीन क्या कहलाता है? म्यू एक्स बार। ठीक है, इसी तरह जरा गौर कीजिए, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फिर क्या होगा? जिस तरह आपने अंडरस्टैंड किया है म्यू एक्स बार को, उसी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या चीज है? इट इज एक्चुअली द वेरियंस। क्या है ये? वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। अब जरा गौर करें कि आप मीन भी कह रहे हैं और वेरिएंस भी कह रहे हैं, तो अक्सर यही कंफ्यूजन पॉइंट है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का मतलब यह है कि वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, मतलब कि हर सैंपल के लिए जो मीन आप कैलकुलेट करोगे, उस सैंपल मीन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी जो टेबल बनेगा, उस टेबल का वेरिएंस क्या कहलाएगा? दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। सो कौन कौन सी टर्म्स याद रखनी है आपने याद रखना है म्यू, नंबर 1, आपने याद रखना है सिग्मा स्क्वायर, आपने याद रखना है कैपिटल एन, आपने याद रखना है एक्स बार, आपने याद रखना है म्यू एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। ऑब्वियसली एन जो है वो ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर है कि स्मॉल एन जो है वो क्या होता है? सैंपल साइज। यानी सैंपल साइज को आपने कैपिटल एन के साथ याद रखना है। कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन नंबर एलिमेंट्स, और जो एन स्मॉल एन है वो है सैंपल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब आगे चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। यानी जब आप सैंपल मीन्स की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, वो जो टेबल बना लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। और पहली प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो आपका यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट है उस टेबल से। कौन सा टेबल? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। सैंपल मीन्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है, उस टेबल के हवाले से हम ये बात अब शेयर कर रहे हैं। वहां से जो मीन कैलकुलेट होगा वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है याद रखिए, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। और म्यू ऑलरेडी आपको पता है कि म्यू कैसे कैलकुलेट होता है? म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर कैपिटल एन, जो सिंपल आपका मीन का फॉर्मूला है। ये कैपिटल एन इसलिए आया है क्योंकि ये पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। और ये अभी हमने डिस्कस किया है इसको। ये क्या है? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज द वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसका वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। और वो किसके इक्वल होता है? अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस को
स्मॉल एन यानी सैंपल साइज से डिवाइड कर दे तो ये वाला रिजल्ट जो है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वो इस रिजल्ट के इक्वल होगा। ये सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है, उसका सेकंड रिजल्ट है। यहीं से अब आपने याद रखना है कि अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर कि आपने ये जो म्यू एक्स बार है वो यहां वाला, यहां से आपने जो रिजल्ट निकाला है वही आपने यहां पुट अप करना है और फिर इसको सॉल्व करने के बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आगे एक्सटेंशंस हैं। जरा गौर कीजिएगा कि ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन टाइम्स एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। ठीक है, ये एक फैक्टर है जो यूज होता है कब, जब आप सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, WOR विदाउट रिप्लेसमेंट। और ऑब्वियसली फिर ये वाला रिजल्ट क्या होगा विद रिप्लेसमेंट केस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने याद करना है, जहन में रखना है उस वक्त जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपकी टेक्निक कौन सी है। आप सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं या आप सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट की केस में आपको ये फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, और इसको हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर। इस फैक्टर को क्या कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर, या इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी बोल सकते हैं। यानी फाइनाइट क्यों कहा गया, क्योंकि आपको याद होगा विदाउट रिप्लेसमेंट केस के अंदर हमने क्या किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद वो वापस पॉपुलेशन में नहीं जा रहा, यानी आपकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती चली जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो पॉपुलेशन फाइनाइट होती जाएगी। सो इसी वजह से क्या हुआ कि उसकी में जो एरर प्रोड्यूस होते हैं उसको एरर को रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए एक करेक्शन इन्वॉल्व की गई, दैट इज कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। और ये कब होगा, ये रिजल्ट प्रूफ होगा, ये रिजल्ट उस वक्त वेरीफाई होगा जब आप सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट द टेक्निक कि आपने विद रिप्लेसमेंट टेक्निक इन्वॉल्व है आपकी या विदाउट रिप्लेसमेंट है। यहां एक और बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि चाहे विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा, चाहे विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो। आप जो फर्स्ट रिजल्ट है यानी मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है। सो ये जो रिजल्ट्स आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं, इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इनका अच्छे से यूज हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।